हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जिसे आरटीई 2009 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से भी जानते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में कुछ चर्चा की थी। इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने पढ़े थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वो वीडियो तुरंत देखिए। हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत उसमें अध्ययन किया हुआ है और जो कुछ भी बचा हुआ था तो आज हम अपने पार्ट 2 में लेकर के आए हुए हैं, आरटीई के पार्ट 2 में। और इसमें जो भी बचे हुए पॉइंट्स थे उनको हम कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से उसको समझेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूँ पूरी की पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक की देखेंगे और इसको बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, जिसको आरटीई 2009 के नाम से भी जाना जाता है, यानी राइट टू एजुकेशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं प्रयुक्त शब्दावली, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं प्रयुक्त शब्दावली क्या होती है, कैसे होती है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक प्रत्येक बच्चे के स्तर का आकलन करेंगे, यानी कि निम्न अनुसार जो शिक्षक होंगे वो प्रत्येक बच्चे के स्तर का आकलन करेंगे। तो कैसे आकलन करेंगे, चलिए हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, उनके स्तर एवं गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएंगे, यानी कि जो बच्चा है तो उसका स्तर कैसा है और वह किस गति से सीख रहा है, धीरे सीख रहा है या तेजी से वह सीख रहा है, तो उस गति के अनुसार ही गतिविधि कराएंगे और गतिविधि पर आधारित ही शिक्षण करवाएंगे। यानी प्रत्येक शिक्षक का यह कार्य होता है, प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि जो भी बच्चे हैं वो जिस स्तर पर समझने वाले हैं, जिस गति से वो सीखने वाले हैं, उसी गति के अनुसार उनको शिक्षण करवाएं, उसी गति के अनुसार, उसी स्तर के अनुसार गतिविधि आधारित उनको शिक्षण करवाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उसका स्तर अच्छा है और वह तीव्र गति से सीखता है, तो आपकी गतिविधि आधारित जो शिक्षण होगा वो भी उसी के अनुसार तीव्र ही होगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो मंद गति से सीखता है, उसका स्तर निम्न है, तो आप उसका शिक्षण उसी के अनुसार ही करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षण के दौरान ही प्रत्येक बच्चे का व्यापक आकलन सतत रूप से करेंगे। अगर बात करते हैं कि शिक्षण के दौरान, यानी अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो उसी शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे का आप व्यापक आकलन करेंगे और सतत रूप से, यानी कंटिन्यू सतत रूप से आप उसका आकलन करेंगे। तीसरा पॉइंट है, अभिभावकों को बच्चों की प्रगति, उपस्थिति आदि के बारे में नियमित बताएंगे, यानी कि अगर उनके जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों की प्रगति के बारे में, उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या अचीव किया है, क्या हासिल किया है, कितना कुछ उनको समझ में आया है, उनकी उपस्थिति क्या है, रेगुलर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, इन सभी के बारे में हम अभिभावकों को बताएंगे, उनसे परिचित कराएंगे, ताकि बच्चों की जो प्रगति है उसके बारे में अभिभावक भी जान सकें। आगे हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रयुक्त शब्दावली। शिक्षकों द्वारा अपनी कार्यशैली तथा मूल्यांकन पद्धति में बदलाव तथा बच्चों की प्रगति को दर्ज करने हेतु कई नए शब्दों से परिचित होना होगा। इस शब्दावली के कुछ प्रमुख शब्दों का वर्णन निम्न प्रकार है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो प्रयुक्त शब्दावलियां हैं उनका वर्णन निम्न प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, रचनात्मक आकलन, बच्चों के कार्यों का निरंतर अवलोकन करना और उसे दर्ज करते हुए उनके कार्य का मूल्यांकन करने का तरीका रचनात्मक आकलन है। यानी कि रचनात्मक आकलन करना, बच्चों के कार्यों को निरंतर अवलोकन करना, यानी कि बच्चे जो भी कर रहे हैं उसको हम निरंतर देखते रहें, उसका निरंतर हम अवलोकन करते रहें और उसे दर्ज करते हुए, यानी कि जो अवलोकन हम करते हैं उसमें जो कुछ भी बच्चा अचीव करता है, जो कुछ भी बच्चा प्राप्त करता है, तो उसको दर्ज भी करें और उनके कार्य का मूल्यांकन करने का जो तरीका है उसका हम रचनात्मक आकलन करें। इसमें कार्यों को करते हुए शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों के सीखने को ग्रेड देते हुए टिप्पणी दर्ज की जाती है। और क्या करती हैं हम, अगर बच्चे के अधिगम के दौरान जो बच्चा सीख रहा है तो उसका अगर हम आकलन कर रहे हैं तो उसको हम ग्रेड या नंबर देते रहें, टिप्पणी दर्ज करते रहें। यह प्रत्येक 2 माह में एक बार किया जाता है और इस प्रकार का जो आकलन होता है, यानी कि उसको सीखते हुए
यानी कि वो जो शिक्षण कार्य कर रहा है, अधिगम कर रहा है जो बच्चा, तो उसके दौरान अगर हम आकलन कर रहे हैं, उसको ग्रेड दे रहे हैं, उस पर टिप्पणी दर्ज कर रहे हैं, तो यह प्रत्येक 2 माह में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि में बच्चों द्वारा सीखे गए समस्त पाठ्यक्रम का अवलोकन योगात्मक आकलन कहते हैं। इसमें प्रत्येक 5 माह में एक बार समस्त प्रमाणों के आधार पर बच्चे की समझ की स्थिति को दर्ज करते हैं। यानी योगात्मक आकलन क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में बच्चों द्वारा सीखे गए समस्त पाठ्यक्रम का आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। एक निश्चित अवधि मतलब कि मान लीजिए बच्चे को टाइम दिया गया कि आप 1 महीने के अंदर आपको इतना कुछ सीखना है, इतना कुछ याद करना है, तो वह एक निश्चित अवधि हो जाती है। और उस निश्चित अवधि द्वारा जो बच्चा सीखता है तो उसके समस्त पाठ्यक्रम का जो अवलोकन किया जाता है वही योगात्मक आकलन कहलाता है। मान लीजिए आपने कहा कि आप 1 वर्ष में आपको इतना कुछ कवर करना है, इस पाठ्यक्रम को आपको पूरा याद करना है, तो 1 वर्ष के पश्चात या 1 वर्ष बीतते ही आप एक निश्चित अवधि में बच्चों द्वारा जो भी सीखा गया है उस समस्त पाठ्यक्रम का अगर आप आकलन करती हैं तो यही योगात्मक आकलन कहलाता है। और यह प्रत्येक 5 माह में एक बार समस्त प्रमाणों के आधार पर बच्चे की स्थिति को दर्ज करते हैं। और यह जो अवलोकन होता है या जो आकलन होता है ये प्रत्येक 5 माह में एक बार किया जाना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं। पोर्टफोलियो समय की निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो समय की निश्चित अवधि में यानी कि किसी भी निश्चित समय में विद्यार्थियों द्वारा जो कार्य किए गए होते हैं उनका जो कुछ भी संग्रह यानी उनको जहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाता है, उनका जहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है वह पोर्टफोलियो कहलाता है। और इस पोर्टफोलियो में रोज़मर्रा के काम हो सकते हैं या शिक्षार्थियों के कार्य के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। और जो यह जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है इसमें रोज़मर्रा यानी कि विद्यार्थी जो रेगुलर के जो वर्क करता है वो भी हो सकते हैं इसमें, और शिक्षार्थियों के कार्य के जो उत्कृष्ट नमूने भी होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। 4th पॉइंट है चेकलिस्ट। यह चेकलिस्ट क्या होती है, यह बच्चे के किसी खास व्यवहार या क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का फॉर्म है। ये बच्चे के किसी भी खास पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित करने में मदद करती है। यानी चेकलिस्ट क्या होती है कि बच्चे का जो किसी खास प्रकार का जो व्यवहार होता है, वह जो बच्चा जो खास प्रकार की जो क्रियाएं करता है उसके बारे में जो सुव्यवस्थित तरीके से जो सूचनाएं दर्ज की जाती हैं एक फॉर्म में, ये बच्चे के किसी भी खास पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित करने में मदद करती हैं, यही चेकलिस्ट हो जाती हैं। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आधार रेखा मूल्यांकन बच्चे के स्तर के रूप शिक्षण करवाने के लिए आवश्यक है, उसके स्तर को जानने के लिए आवश्यक है। यानी आधार रेखा के अंतर्गत अगर हम जो मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो इसके द्वारा बच्चे के हम स्तर के बारे में जानते हैं। यानी कि जो बच्चे का स्तर है वो कैसा है, निम्न स्तर से वो सीख रहा है या उच्च स्तर से सीख रहा है। अतः शिक्षण अधिगम मूल्यांकन से पूर्व बच्चे के शैक्षिक स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी आधार रेखा मूल्यांकन का मतलब होता है कि शिक्षण अधिगम मूल्यांकन से पूर्व, यानी हम शिक्षण अधिगम का जो मूल्यांकन करते हैं उससे पूर्व बच्चे के जो शैक्षिक स्तर का हम पता लगाते हैं, यानी कि उसका जो शैक्षिक स्तर है वो कैसा है, यही आधार रेखा मूल्यांकन होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो मॉड्यूल 1 वर्ष के पाठ्यक्रम को सुविधा अनुसार छोटे भागों में बांटा जा सकता है। इसमें 2 भागों में बांटकर प्रत्येक वर्ग के 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। यानी मॉड्यूल क्या होता है, 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है उसको सुविधा अनुसार 2 छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इसे 2 भागों में बांटकर प्रत्येक वर्ग के 2 मॉड्यूल बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन को भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के रूप में देखा गया है, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि जो सीखना है, जो हम लर्निंग करते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है, अतः मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। तो जब अगर सीखना सतत है तो जो हम मूल्यांकन करते हैं, जो उसकी जांच करते हैं, यह भी सतत होना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व उसमें सुधार का एक अभिन्न अंग है। तो जो मूल्यांकन होता है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
वह उसमें सुधार का एक अभिन्न अंग होता है। कैसे? क्योंकि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो बालक है उसको कहाँ पे क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को हम कैसे सुधार सकते हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो जो मूल्यांकन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वो उसमें सुधार का एक अभिन्न अंग होता है। यह एक प्रक्रिया है, लक्ष्य नहीं है। और जो मूल्यांकन है यह एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जो बालक के विकास एवं उपलब्धियों को दर्शाती है। और यह बालक के विकास एवं उपलब्धियों को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की 8 वर्ष की अवधि वह समय होता है जब बालक का महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी प्रारंभिक शिक्षा के 8 वर्ष की अवधि, यानी जब बालक 8 वर्ष की अवधि तक का हो जाता है, तक का जो समय होता है जब बालक का महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास होता है और उनके विवेक को आधार व आकार मिलता है। यानी कि जब 8 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास होना शुरू हो जाता है, लगभग संज्ञानात्मक विकास हो चुका होता है और उसके विवेक को आधार व आकार भी मिलता है। यानी उसका जो विवेक होता है, उसकी जो मेंटालिटी होती है, उसको आधार यानी बेस और उसका आकार प्रदान होता है। सतत मूल्यांकन का अभिप्राय कक्षा शिक्षण एवं मूल्यांकन दोनों से है, जो साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। और सतत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? सतत मूल्यांकन का अभिप्राय है कक्षा शिक्षण एवं मूल्यांकन, यानी कक्षा में जो शिक्षण किया जा रहा होता है और उसका जो मूल्यांकन किया जा रहा होता है, दोनों से है। और ये जो प्रक्रिया होती हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आगे हम बात करते हैं सीखने के दौरान बच्चे के कार्यों पर लगातार नज़र रखना, उसकी सक्रियता, सहभागिता, कठिनाई को दर्ज करना, तदनुसार शिक्षण योजना बनाना ही मूल्यांकन की सततता है। यानी कि जब बच्चा सीख रहा होता है उसके दौरान उसके कार्यों पर नज़र रखते हैं कि वो कैसे सीख रहा है, कौन कौन सी त्रुटियां कर रहा है, उसकी सक्रियता कैसी है, कितना एक्टिव है, सहभागिता की कठिनाइयों को दर्ज करना और वो कौन कौन सी कठिनाइयों को फेस कर रहा है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ उसके अंतर्गत आ रही हैं, इन सभी को तदनुसार शिक्षण योजना बनाना ही, इन सभी को नज़र में रख करके, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही शिक्षण योजना बनाना ही मूल्यांकन की सततता होती है। बालकों के सीखने एवं आकलन में विविधता एवं व्यापकता भी होनी चाहिए। यानी बालक जो सीखता है और उसका जो आकलन किया जाता है उसमें विविधता होनी चाहिए और व्यापकता होनी चाहिए। RTE 2009 की विभिन्न धाराओं के मद्देनज़र प्रत्येक बालक के पढ़ने की गति और स्तर के आधार पर योजना बनाई जाए। किसी भी बालक को केवल को फेल ना किया जाए तथा बहुस्तरीय एवं बहुकक्षीय शिक्षण करवाया जाए। यानी RTE 2009 क्या बताता है कि किसी भी बालक को फेल ना किया जाए तथा बहुस्तरीय एवं बहुकक्षीय शिक्षण करवाया जाए। यानी बहुस्तरीय, बहुत प्रकार के स्तरों के अनुसार अच्छी प्रकार से समझा करके शिक्षण करवाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं शिक्षकों के लिए सतत मूल्यांकन। यानी शिक्षक के लिए मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो प्रत्येक बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यानी कि जो बालक होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं ही करता है। अध्यापक की भूमिका मात्र एक सहयोगकर्ता की होती है और जो अध्यापक होता है वो मात्र एक सहयोगकर्ता होता है और केंद्र में कौन होता है? केंद्र में बालक होता है। बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा देना महत्वपूर्ण है और टीचर जो होता है, जो अध्यापक होता है, उसको क्या करना चाहिए? बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा देना चाहिए। आकलन या मूल्यांकन का स्वरूप भी ऐसा हो जिससे प्रत्येक बालक को सहज व समान विकास के अवसर मिले, बालक को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। और यदि जो अध्यापक है अगर वह आकलन या मूल्यांकन कर रहा है तो सबको समान दृष्टि से देख करके ही उनका मूल्यांकन करे, सबको समान मान करके ही उनका आकलन करे, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और ताकि उनको अधिक से अधिक विकास के अवसर मिले और बालकों को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, उनके अंदर किसी भी प्रकार की ग्लानि महसूस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। यानी शिक्षकों के लिए जो सतत मूल्यांकन है ये कैसे होना चाहिए और कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक द्वारा 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जाने चाहिए। पहला, यह देखना कि बच्चों ने क्या सीखा है जो कि उन्हें सीखना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले हमको यह देखना चाहिए, एक शिक्षक को यह देखना चाहिए कि बच्चों ने क्या वह सीखा है जो कि उन्हें सीखना चाहिए, यानी जो उनको सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है उसको उन्होंने सीखा है या नहीं सीखा है। दूसरा, उनके सीखने की प्रगति क्या है। और दूसरा, हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके सीखने की प्रगति क्या है, यानी कि वो किस स्तर से, किस स्पीड से वो सीख रहे हैं। और तीसरा, उनकी सतत उपलब्धि क्या है। और तीसरा, हमको यह जानना चाहिए कि उनकी सतत उपलब्धि क्या है, यानी उन्होंने कितना कुछ हासिल किया है, कितना कुछ उन्होंने अर्जित किया है।
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है, शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन दो स्थितियों में किया जाना है। पहला, बच्चे के व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में, और दूसरा सामूहिक कार्य क्षेत्र में। यानी कि शिक्षक द्वारा जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है वो दो स्थितियों में किया जाता है। पहला, बच्चे के व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो उसका व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र है, पर्सनली उसका कार्य क्षेत्र जो होता है तो उसके द्वारा पर्सनली मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और दूसरा, सामूहिक कार्य क्षेत्र में उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षक देखे कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, और एक शिक्षक को यह सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीख रहे हैं, यानी बच्चे के सीखने के तरीके क्या हैं, और जो बच्चा होता है वो किस तरीके से सीख रहा है, और जो बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है तो क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है। यानी जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है, जैसे भी वो सीख रहा है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। शिक्षक इन बातों को अपनी डायरी में अपने अनुसार लिख ले, ताकि बाद में वे उस बच्चे के बारे में लिखते समय टिप्पणी में काम आ सके। यानी कि इन सभी बातों को शिक्षक जो होता है उसको एक डायरी में नोट करना चाहिए, ताकि टिप्पणी लिखते समय ये सारी बातें काम आए। क्या क्या नोट करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनके सीखने का तरीका क्या है, किसी भी तरीके में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। शिक्षक इन सभी बातों को अपनी डायरी में नोट करे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षक यह देखे कि जो विषय वस्तु बच्चे को सीखनी थी वो सीखी है या नहीं सीखी है, इसे दर्ज करते रहें, ताकि कुछ समय बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। यानी कि शिक्षक जो है उसको लगातार यह आकलन करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि जो विषय वस्तु बच्चे को सीखनी थी, जो कुछ भी पाठ्यक्रम बच्चे को सीखना था, उसको उसने सीखा है या नहीं। अगर सीखा है तो भी दर्ज करें, अगर नहीं सीखा है तो भी उसको दर्ज करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बच्चों को सीखने सिखाने की गतिविधि में पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं और सीखने सिखाने की जो गतिविधियां कर रहे हैं उसमें पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वो समय समय पर बच्चों को सिखाई गई अवधारणा पर अभ्यास कार्य देता रहे। और एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जो कुछ भी उसने बच्चे को सिखाया हुआ है, जो कुछ भी उसने अभ्यास दिया, मतलब जो कुछ भी उसको सिखाया है उसके बारे में समय समय पर अभ्यास कार्य बच्चों को देता रहे। अगले पॉइंट की बात करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर दिए जाएं, और जो बच्चे होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अभिव्यक्ति करने के पर्याप्त अवसर दें। स्वयं सोचने से, स्वयं करने से संबंधित इत्यादि सभी उनको अवसर दें। इस कार्य के लिए बच्चों को कलर, पेंसिल, शॉर्पनर तथा स्केच पेन के साथ ड्राइंग शीट आदि दी जानी चाहिए। यानी कि बच्चों को स्वयं अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनको मतलब कह देना चाहिए कि आप अपने हिसाब से जो कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकती हैं। तो इसके लिए उनको बच्चों को कलर, पेंसिल, शॉर्पनर, स्केच पेन, ड्राइंग शीट इत्यादि देनी चाहिए, और बताना चाहिए कि आप इस पर कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक के पास पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को पोर्टफोलियो फाइल में संकलित किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों का जो मूल्यांकन करने के लिए जो शिक्षक के पास पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए, यानी कि जिस आधार पर वह बच्चों का मूल्यांकन कर रहा है उनके बारे में उसके पास विभिन्न प्रकार के साक्ष्य होने चाहिए, विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां होनी चाहिए। इसके लिए वह बच्चों के जो कुछ भी बच्चे कार्य करते हैं उसका वह आकलन करके उसको पोर्टफोलियो फाइल में लिखे या संकलित करे। अगले पॉइंट की हम बात करें। सतत और व्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालक का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना है। यानी सतत और व्यापक शिक्षण में जो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बालक का जो मूल्यांकन होता है तो बालक का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। बच्चों के बारे में जानने के लिए जो भी संभव तार्किक एवं रचनात्मक तरीके हैं, यह तरीके कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होंगे। समय समय पर अभिभावकों को बालकों की प्रगति से अवगत कराते रहना चाहिए। और जो बालक के जो अभिभावक हैं यानी जो पेरेंट्स हैं उनको भी बालक के बारे में, बालक की प्रगति के बारे में, बालक ने क्या कुछ अचीव किया है, क्या कुछ उसने सीखा है, इत्यादि सभी बातों को समय समय पर अभिभावकों को भी बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर बच्चों के समूह में शिक्षण हेतु पाक्षिक योजना बनाते हुए कार्य करना आवश्यक है।
यानी बच्चे जो कुछ भी सीख रहे होते हैं, सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर जो सूचनाएं मिल रही होती हैं, यानी कि जो बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं, उसको जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उसका अवलोकन जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके आधार पर बच्चों के समूह में शिक्षण हेतु पाक्षिक योजना बनाते हुए कार्य करना आवश्यक है। यानी कि जो शिक्षक जो है, अगर बच्चों को कोई भी प्रकार का कार्य दे रहा है तो उसको सामूहिक कार्य देना चाहिए और उनकी एक योजना बनाते हुए उनको कार्य में शामिल करना चाहिए। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं 12 नंबर, मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीक जैसे मौखिक, प्रोजेक्ट प्रस्तुति और विभिन्न उपकरणों जैसे चेकलिस्ट, अवलोकन, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना अनुसार किया जाना चाहिए। अब मूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं तो मूल्यांकन आप विभिन्न प्रकार से करती हैं, तो उनकी जो विभिन्न प्रकार की तकनीक हैं, उनके जो विभिन्न प्रकार के मतलब कह सकते हैं जो सामग्री जो काम आती हैं, जैसे मौखिक रूप से प्रोजेक्ट प्रस्तुति और विभिन्न जो उपकरण होते हैं, विभिन्न जो सामग्रियां होती हैं, चेकलिस्ट, अवलोकन, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग भी शिक्षण योजना अनुसार किया जाना चाहिए। इनका भी उपयोग मूल्यांकन के दौरान किया जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक RTE 2009। इसका हमारा सेकंड पार्ट था, हमने ये पूरा कवर कर लिया है। तो आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख करके आप पूरे राइट टू एजुकेशन के बारे में अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सीटेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।